रेडियो पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाते हैं इतिहास के उन पन्नों की कहानियां जिन्हें समय ने कभी धुंधला कर दिया, पर जिनकी रोशनी आज भी हमें राह दिखाती है। आज हम लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले की अद्भुत, प्रेरणादायक और क्रांतिकारी जीवन यात्रा। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने समाज में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने ये साबित किया कि कलम और शिक्षा की ताकत से किसी भी बंधन को तोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, ये है एक क्रांति की गाथा, ये है साहस का इतिहास और ये है मानवता का संदेश। तो आइए सुनते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले, शिक्षा, समानता और न्याय के महान योद्धा की कहानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। अध्याय 1, प्रस्तावना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव ने इस देश के करोड़ों लोगों को जकड़ रखा था। ये वो युग था जब शिक्षा का अधिकार केवल ऊंची जातियों तक सीमित था, जब महिलाओं को पढ़ना पाप माना जाता था और जब निम्न वर्ग के लोगों के साथ इंसानियत से नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। इसी अंधेरे युग में महाराष्ट्र की पावन धरती पर एक ऐसा दीपक प्रज्वलित हुआ जिसने न केवल अंधकार को चुनौती दी बल्कि सदियों पुरानी कुप्रथाओं को जड़ से हिला दिया। वो दीपक थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले। आज हम उनके संपूर्ण जीवन, उनके संघर्षों, उनके विचारों और उनकी अदम्य प्रेरणा की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें न केवल इतिहास से जोड़ती है बल्कि ये भी सिखाती है कि एक अकेला इंसान भी समाज की दिशा बदल सकता है। भाग 1, भारत की सामाजिक तस्वीर। 1827 के आसपास। 1827 में भारत की हालत बहुत अलग थी। देश में अंग्रेजों का शासन फैल चुका था, लेकिन आम जनता के लिए ये बदलाव सिर्फ शासकों के बदलने तक सीमित था। सामाजिक रूप से देश अब भी जातिगत भेदभाव, धार्मिक रूढ़ियों और लैंगिक असमानता में जकड़ा हुआ था। शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा केवल उच्च जाति के पुरुषों तक सीमित थी। निम्न जाति और महिलाएं शिक्षा से पूरी तरह वंचित थीं। स्त्री की स्थिति। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा उत्पीड़न और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां प्रचलित थीं। अस्पृश्यता। छुआछूत का जहर इतना गहरा था कि समाज के एक बड़े हिस्से को मंदिर, कुएं, स्कूल और यहाँ तक कि सड़कों के कुछ हिस्सों पर जाने की भी मनाही थी। ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें ज्योतिबा राव का जन्म हुआ। एक ऐसा समय जब परिवर्तन की कल्पना भी विद्रोह मानी जाती थी। परिवार और जन्म। 28 नवंबर 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुण गांव में एक साधारण माली परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमराबाई। फुले उपनाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उनका परिवार फूलों का व्यवसाय करता था। खेतों में फूल उगाना और बाजार में बेचना उनका प्रमुख काम था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उनकी पूंजी थी। ज्योतिबा राव के जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी मां का देहांत हो गया। पिता ने अकेले ही बच्चों का पालन पोषण किया। इस कमी ने ज्योतिबा राव के दिल में बचपन से ही संवेदनशीलता और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता भर दी। बचपन और संवेदनशील मन। ज्योतिबा राव का बचपन साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा असाधारण थी। वे खेतों में काम करते हुए भी आसमान को देखना, पक्षियों की आवाज़ सुनना और बूंदों से कहानियां सुनना पसंद करते थे। लेकिन ये भी सच है कि बचपन से ही उन्होंने जातिवाद का जहर चखा। गांव की ऊंची जाति के लोग उनके परिवार को नीचा मानते और कई बार अपमानित भी करते थे। ये अपमान उनके दिल में गहराई से उतरता गया और शायद यही चिंगारी आगे चलकर क्रांति की ज्वाला बनी। शिक्षा की पहली किरण। ज्योतिबा राव के पिता चाहते थे कि बेटा खेती-बाड़ी में मदद करे, लेकिन गांव के एक सज्जन सागुनाबाई ने उन्हें समझाया कि लड़के को पढ़ाना चाहिए। इस तरह ज्योतिबा राव ने गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लिया। बचपन से ही वे तेज दिमाग और सवाल पूछने वाले छात्र थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे किसी भी बात को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन यहाँ भी जातिगत भेदभाव उनके साथ था।
उच्च जाति के लड़के उनके साथ बैठने से कतराते। शिक्षक भी कभी-कभी उपेक्षा करते। इसके बावजूद ज्योतिबा राव ने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें आगे की शिक्षा के लिए पुणे भेजा गया। युवा ज्योतिबा और पहली सामाजिक चोट। पुणे में पढ़ाई के दौरान एक घटना ने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक बार उन्हें एक ब्राह्मण मित्र की शादी में आमंत्रित किया गया। जब वहां के लोगों को पता चला कि ज्योतिबा राव माली जाति से हैं, तो उन्होंने उन्हें तुरंत वहां से अपमानित कर निकाल दिया। ये घटना उनके लिए एक सदमे की तरह थी। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा, प्रतिभा और अच्छे संस्कार होने के बावजूद समाज जाति के नाम पर इंसान को नीचा दिखाता है। इस दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा। अध्याय 2। बाल्यकाल से युवावस्था तक शिक्षा, विवाह और सामाजिक जागरण। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह 1827 के अंधेरे युग में ज्योतिबा राव का जन्म हुआ और बचपन में ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं उनकी शिक्षा, युवावस्था और उस साथी के आगमन की ओर जो जीवन भर उनके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं, सावित्री बाई फुले। पुणे की शिक्षा और दृष्टिकोण का विस्तार। पुणे का शहर उस समय महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। यहाँ उच्च जातियों के लिए कई विद्यालय थे, लेकिन निम्न जातियों के लिए लगभग कोई अवसर नहीं। ज्योतिबा राव ने यहाँ स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया। मिशनरी स्कूलों की खासियत थी कि वे जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे और आधुनिक विषय पढ़ाते थे: अंग्रेजी, अंकगणित, भूगोल और विज्ञान। ज्योतिबा राव की पढ़ाई में इतनी तेजी थी कि वे अपने सहपाठियों से आगे निकलने लगे। लेकिन सिर्फ किताबें ही नहीं, उन्होंने अखबारों, पत्रिकाओं और बहसों के जरिए दुनिया के हालात समझने शुरू कर दिए। यहाँ उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि भारत के सामाजिक बंधनों से परे दुनिया में ऐसे समाज भी हैं जहाँ शिक्षा और समानता सबको मिलती है। इस जागरूकता ने उनके भीतर बदलाव लाने का संकल्प और मजबूत कर दिया। विवाह और जीवन साथी की भूमिका। साल 1840 में जब ज्योतिबा राव की उम्र मात्र 13 वर्ष थी, उनका विवाह सावित्री बाई से हुआ। सावित्री बाई भी उसी माली जाति से थीं और बहुत कम उम्र में विवाह के बंधन में बंध गईं। शादी के शुरुआती दिनों में सावित्री बाई अशिक्षित थीं, लेकिन ज्योतिबा राव ने ये मान लिया था कि अगर समाज बदलना है तो महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य है, और इसका पहला कदम था अपनी पत्नी को पढ़ाना। रोज सुबह शाम वे सावित्री बाई को पढ़ाते, लिखना सिखाते और दुनिया के बारे में बताते। धीरे धीरे सावित्री बाई में भी पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि पैदा हो गई। यही वो समय था जब ये जोड़ी आने वाले वर्षों में महिला शिक्षा की अग्रदूत बनने की नींव रख रही थी। सामाजिक भेदभाव के और गहरे अनुभव। हालांकि पढ़ाई और विवाह के बीच जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन समाज का भेदभाव हर कदम पर सामने आ जाता था। पुणे में पढ़ते समय कई बार ज्योतिबा राव को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं मिलती थी, क्योंकि वे अस्पृश्य माने जाते थे। वे समझ चुके थे कि ये केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि लाखों दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का सामूहिक दर्द है। इस समय तक उनके भीतर सत्य की खोज का बीज अंकुरित हो चुका था। वे सवाल करते, भगवान ने क्या जातियां बनाई हैं? अगर हम सब एक ही धरती और एक ही सूरज के नीचे जीते हैं, तो कोई ऊंचा और नीचा कैसे हो सकता है? ये सवाल उन्हें समाज के मूल ढांचे पर सोचने को मजबूर करते थे। शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण। मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ये समझा कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे सामाजिक कुरीतियों पर वार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि महिलाओं और निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखना केवल एक योजनाबद्ध तरीका था, जिससे उन्हें हमेशा दबाकर रखा जाए। इस सोच ने उन्हें ठानने पर मजबूर किया, मैं शिक्षा का दरवाज़ा हर उस व्यक्ति के लिए खोलूंगा जिसे समाज ने अब तक बाहर रखा है। पहला कदम, सावित्रीबाई को शिक्षक बनाना। ज्योतिबा राव जानते थे कि एक आदमी अकेले बदलाव नहीं ला सकता, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस मिशन में शामिल करने की ठानी। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाई के साथ साथ अध्यापन की ट्रेनिंग भी दिलवाई।
इसके लिए उन्हें मिशनरी स्कूल के शिक्षकों और अंग्रेजी अधिकारियों का सहारा लेना पड़ा। धीरे धीरे सावित्रीबाई तैयार हुईं और अब ये जोड़ी न केवल पति पत्नी थी, बल्कि आने वाले समय की क्रांतिकारी साथी भी थी। इस प्रकार ज्योतिबा राव फुले का बचपन और युवावस्था केवल व्यक्तिगत अनुभवों का दौर नहीं था, बल्कि ये वो समय था जिसमें उन्होंने शिक्षा की ताकत को पहचाना, साथी का साथ पाया और समाज की जड़ों में बैठी कुरीतियों को समझा। अध्याय 3, पहला महिला विद्यालय और समाज का विरोध। अब वक्त आ चुका था उस पहले कदम का जिसने भारतीय समाज के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना। समय की चुनौती और पहला कदम। साल 1848 का पुणे। ये वो दौर था जब किसी महिला का स्कूल जाना समाज के लिए पाप माना जाता था। लोग मानते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, वो विद्रोही बन जाएगी और यहाँ तक कि पढ़ाई से विधवा हो जाएगी। ऐसे अंधविश्वास हर घर में बसे हुए थे। लेकिन ज्योतिबा राव इन बेबुनियाद धारणाओं को तोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान लिया, अगर समाज कहता है कि लड़कियां पढ़कर बिगड़ती हैं, तो मैं साबित करूंगा कि शिक्षा ही उन्हें सशक्त बनाएगी। इसी संकल्प के साथ 1 जनवरी 1848 को पुणे में पहले महिला विद्यालय की स्थापना हुई। ये विद्यालय एक साधारण सी इमारत में था, लेकिन इसकी दीवारें इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन लिखने वाली थीं। सावित्रीबाई का पहला दिन बतौर अध्यापिका। विद्यालय की पहली शिक्षिका थीं सावित्रीबाई फुले। पहले दिन जब वे स्कूल जा रही थीं, तो उनके हाथ में किताबें थीं और आंखों में आत्मविश्वास। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। लोग उनका मजाक उड़ाते, उन पर पत्थर और गोबर तक फेंकते। कई महिलाएं उन्हें गिरा हुआ कहतीं और पुरुष उन्हें धमकाते। सावित्रीबाई ने हर अपमान को सहा, लेकिन कदम कभी पीछे नहीं हटाए। वे अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखतीं, ताकि अगर लोग गंदगी फेंक दें तो वे स्कूल जाकर कपड़े बदलने और बच्चों को पढ़ा सकें। उस कच्ची सकरी गली से गुजरते हुए सावित्रीबाई एक प्रतीक बन गईं। साहस, धैर्य और शिक्षा के अधिकार की प्रतीक। पहली छात्राएं और समाज की प्रतिक्रिया। स्कूल में शुरुआत में सिर्फ 8 से 9 लड़कियां आईं, ज्यादातर निम्न जातियों से। उनके माता पिता ने भी बहुत साहस दिखाया, क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल भेजना सामाजिक कलंक माना जाता था। जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी, ऊंची जाति के लोग क्रोधित हो उठे। वे कहते, फुले समाज को बिगाड़ रहे हैं, ये अंग्रेजों के एजेंट हैं, ये धर्म का नाश कर देंगे। कुछ लोगों ने तो फुले दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया। ज्योतिबा राव की अपने परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। उनके पिता ने दबाव में आकर कहा, या तो स्कूल बंद करो या घर छोड़ दो। ज्योतिबा ने बिना हिचक घर छोड़ने का फैसला किया और पत्नी के साथ किराए के छोटे से घर में रहने लगे। संघर्ष के बीच विस्तार। सामाजिक विरोध के बावजूद विद्यालय का काम रुकने के बजाय और बढ़ने लगा। ज्योतिबा ने समझ लिया था कि अगर बदलाव चाहिए तो एक स्कूल काफी नहीं होगा। उन्होंने और भी महिला विद्यालय खोलने का निश्चय किया। 1848 से 1852 के बीच फुले दंपत्ति ने पुणे और आसपास के इलाकों में 18 विद्यालय स्थापित किए, जिनमें लड़कियां, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर निषिद्ध वर्ग शिक्षा पा रहे थे। ज्योति पढ़ाई की पद्धति और नवाचार। फुले दंपत्ति का विद्यालय सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था। यहाँ बच्चों को साफ सफाई, बागवानी और हस्तकला सिखाई जाती थी। बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता था। धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ते हुए सभी बच्चे एक साथ बैठते थे। ज्योतिबा का मानना था, शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि सोचने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना है। यही वजह थी कि उनके विद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे आत्मसम्मान और साहस के साथ समाज में खड़े होते थे। 1848 का वो पहला महिला विद्यालय, सावित्रीबाई का साहस और ज्योतिबा का संकल्प, ये सब मिलकर भारतीय समाज में पहली क्रांति का बीज बो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा सबसे बड़ी बराबरी लाने वाली ताकत है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 4, दलितों, पिछड़ों और किसानों के लिए संघर्ष। ज्योतिबा ने महसूस किया कि भारत का सबसे गहरा घाव जातिवाद है।
ऊंची जातियों ने सदियों से नीची जातियों को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा था। दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वे ऊंचों के कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। यहाँ तक कि उनका छाया पड़ना भी अशुद्ध माना जाता था। ज्योतिबा इस व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। वे कहते, जब तक जातिवाद का अंत नहीं होगा, भारत का उत्थान नहीं हो सकता। उनके ये शब्द ऊंची जाति के ठेकेदारों के लिए खतरे की घंटी थे, लेकिन दलितों और पिछड़ों के लिए ये पहली बार था जब कोई उनकी आवाज बन रहा था। सत्यशोधक समाज की नींव। 1873 में ज्योतिबा राव ने एक संगठन की स्थापना की, सत्यशोधक समाज। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा का अंत करना, शिक्षा और समान अवसर देना, ब्राह्मणवादी धार्मिक पाखंड का विरोध करना, विवाह, मृत्यु और अन्य संस्कारों में सादगी लाना। सत्यशोधक समाज के सदस्य सभी जातियों से आते थे। ये पहला मंच था जहां दलित और पिछड़े वर्ग के लोग बराबरी से बैठते, विचार करते और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होते। ज्योतिबा ने पुजारियों के बिना विवाह और संस्कार कराने की परंपरा शुरू की, जिससे समाज के निचले तबकों को शोषण से मुक्ति मिली। किसानों का मसीहा। ज्योतिबा राव ने देखा कि किसानों की हालत बद से बदतर है। अंग्रेजी शासन में भारी कर, ऊंचे ब्याज पर साहूकारों का कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। 1873 में उन्होंने एक किताब लिखी, शेतकऱ्याचा असूल, किसान का कोड़ा। इस किताब में उन्होंने किसानों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। वे कहते, किसान ही समाज का पोषण करता है, लेकिन वही भूखा मरता है। ये अन्याय है। उनकी इस किताब ने किसानों के बीच जागरूकता की लहर पैदा कर दी। कई किसान संगठित होने लगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। सामाजिक सुधार और प्रथाओं का विरोध। दलितों और किसानों के साथ साथ ज्योतिबा ने समाज की कई कुप्रथाओं पर भी हमला किया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने अस्पृश्यता खत्म करने के लिए दलितों को कुओं और तालाबों तक पहुंच दिलाने के आंदोलन किए। उन्होंने सार्वजनिक जलस्रोत दलित बस्ती के पास बनवाए ताकि उन्हें पानी के लिए ऊंचों पर निर्भर न रहना पड़े। इस दौरान उनका सामना न केवल कट्टरपंथियों से हुआ, बल्कि कई बार हिंसक हमलों और धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन वे कहते, अगर सच बोलने से जान भी चली जाए तो वो सौदा मुझे मंजूर है। संघर्ष की कीमत। ज्योतिबा का सामाजिक कार्य उन्हें व्यक्तिगत नुकसान भी देता था। उनका पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार छिन गया, रिश्तेदारों ने उनसे नाता तोड़ लिया और आर्थिक तंगी भी आई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे खेती करते, फूल बेचते और उसी से स्कूल और आंदोलनों का खर्च चलाते। उनकी पत्नी सावित्रीबाई इस संघर्ष में बराबर की भागीदार रहीं। चाहे वो दलित बस्तियों में जाकर शिक्षा देना हो, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना हो या अकाल में भोजन वितरण करना। दलितों, पिछड़ों और किसानों के लिए ज्योतिबा राव फुले केवल एक नेता नहीं, बल्कि मसीहा थे। उन्होंने न केवल उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत और अस्तित्व का एहसास भी दिलाया। अध्याय 5। सत्यशोधक समाज का विस्तार और राष्ट्रव्यापी प्रभाव। सत्यशोधक समाज का मूल मंत्र था सत्य, समानता और भाईचारा। इस संगठन में शामिल होने के लिए किसी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति की शर्त नहीं थी। यहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। ज्योतिबा राव कहते थे, मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और विचार से तय होता है। समाज की बैठकों में धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और ऊंच नीच की प्रथाओं की खुली आलोचना होती थी। लोगों को सिखाया जाता था कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और अपने जीवन के फैसले खुद लें। महाराष्ट्र में विस्तार। सत्यशोधक समाज की शुरुआत पुणे में हुई, लेकिन जल्द ही ये महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में फैल गया। सोलापुर, नासिक, सतारा, अहमदनगर और नागपुर जैसे शहरों में शाखाएं खुलने लगीं। इन शाखाओं में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते, सार्वजनिक विवाह, बिना पुजारी, बिना दहेज और बिना फिजूल खर्च के। शिक्षा शिविर, जहां दलित, पिछड़े और महिलाएं पढ़ना लिखना सीखते। अधिकार जागरण यात्राएं, गांव-गांव जाकर लोगों को उनके हक के बारे में बताया जाता। ये कार्यक्रम समाज में चर्चा का विषय बनते
और धीरे धीरे लोग सत्यशोधक समाज को एक भरोसेमंद बदलाव की ताकत मानने लगे। राष्ट्रव्यापी असर की शुरुआत। सत्यशोधक समाज की गूंज महाराष्ट्र से बाहर भी सुनाई देने लगी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के सुधारकों ने ज्योतिबा राव के विचारों को अपनाना शुरू किया। कई जगहों पर सत्यशोधक शब्द ही समानता और न्याय का प्रतीक बन गया। उस समय भारत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारक भी सक्रिय थे। लेकिन ज्योतिबा राव की खासियत ये थी कि वे सुधार की शुरुआत सबसे निचले तबके से करते थे, जो समाज में सबसे ज्यादा पीड़ित था। धार्मिक प्रथाओं को चुनौती। ज्योतिबा राव का मानना था कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जाति व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। वे पुराणों और शास्त्रों की उन कथाओं को खुलकर नकारते थे जिनसे ऊंच नीच का भेदभाव पैदा होता था। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना की और लिखा, हम सदियों से गुलाम हैं क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। ये किताब दलितों और पिछड़ों के बीच एक घोषणा पत्र बन गई। लोग इसे छिप छिपाकर पढ़ते और अपने हक के लिए जागने लगे। महिलाओं की भागीदारी। सत्यशोधक समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी एक अनोखी बात थी। सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षा का काम संभालती थीं, बल्कि समाज की बैठकों में भाषण भी देती थीं। उनके साथ फातिमा शेख जैसी मुस्लिम महिला भी काम करती थीं। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी बात थी। महिलाएं समाज के मंच पर बोलती, शिक्षा देती और आंदोलन का हिस्सा बनती। इससे पुरुषों में भी ये संदेश जाता कि बदलाव सभी के प्रयास से ही संभव है। संघर्ष और विरोध। सत्यशोधक समाज जितना बढ़ता गया, विरोध भी उतना ही तेज होता गया। धार्मिक कट्टरपंथी सभा तोड़ने आते, सत्यशोधकों को गालियां देते और कई बार उन पर हमला भी करते। लेकिन ज्योतिबा राव का साहस अडिग था। वे कहते, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही वो मार्ग है जो इंसान को आजाद करता है। सत्यशोधक समाज के लोग निडर होकर गांव-गांव जाते और लोगों को बताते, तुम नीच नहीं हो, तुम इंसान हो। ये वाक्य लाखों दिलों में एक चिंगारी जला देता था। सत्यशोधक समाज केवल एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था। ऐसा विचार जिसने समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग को ये एहसास दिलाया कि वे भी इस धरती पर बराबरी का हक रखते हैं। अध्याय 6। दलितों, पिछड़ों और किसानों के लिए संघर्ष। मित्रों, एक ऐसे समय में जब जाति की दीवारें इंसानियत को टुकड़ों में बांट रही थीं, जब मेहनतकश किसान अपनी ही जमीन पर गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे, जब अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां इंसान के जीवन को बोझ बना चुकी थीं, तब एक आवाज उठी जो केवल आवाज नहीं थी बल्कि तूफान थी। वो आवाज थी महात्मा ज्योतिबा राव फुले की, जातिगत भेदभाव के खिलाफ मोर्चा। ज्योतिबा राव फुले ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को करीब से महसूस किया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शूद्र और अतिशूद्र वर्ग के लोग शिक्षा, मंदिर, कुएं और यहाँ तक कि सड़क पर बराबरी से चलने के अधिकार से भी वंचित थे। फुले ने सबसे पहले पानी के स्रोतों पर लगे जातिगत प्रतिबंध को चुनौती दी। उन्होंने पुणे में ऐसे कुएं खुदवाए जहां सभी जातियों के लोग बिना भेदभाव पानी ले सके। ईश्वर ने जल सबके लिए बनाया है, इसे छूने पर अपवित्र कैसे हो सकता है? ज्योतिबा फुले किसान आंदोलन का बीज। फुले एक किसान परिवार से थे, इसलिए उन्हें किसानों की पीड़ा भली भांति पता थी। ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा और महाजनशाही ने किसानों को कर्ज के दलदल में धकेल रखा था। फुले ने अपने लेखों और भाषणों में कहा, किसान सिर्फ अपने पसीने से सोना उगाता है, मगर सोना कभी उसके घर नहीं पहुंचता। उन्होंने मांग की कि सरकार जमींदारों और साहूकारों पर नियंत्रण लगाए और किसानों को सीधे सरकारी संरक्षण दे। अछूतों के लिए शिक्षा और सम्मान। फुले का मानना था कि असली स्वतंत्रता शिक्षा से आती है। उन्होंने न सिर्फ स्त्रियों के लिए बल्कि अछूतों और पिछड़ों के लिए भी स्कूल खोले। उनके स्कूलों में प्रवेश के समय जाति नहीं बल्कि इंसानियत देखी जाती थी। उस समय ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ऊंची जातियों ने इसे अपने वर्चस्व के खिलाफ सीधी चुनौती माना। मंदिर प्रवेश और धार्मिक सुधार। फुले ने सवाल उठाया, अगर भगवान सबका है तो मंदिर सिर्फ कुछ जातियों के लिए क्यों? उन्होंने पुणे और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक सभा आयोजित कर निचली जातियों के लोगों को मंदिर में जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्हें कई बार सामाजिक बहिष्कार और हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा, मगर वे पीछे नहीं हटे।
सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज। फुले ने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवाओं के अमानवीय जीवन के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, जहां अनचाहे बच्चों और विधवाओं को सुरक्षित आश्रय मिलता था। गुलामगिरी आवाज का शस्त्र। 1873 में उन्होंने अपनी मशहूर पुस्तक गुलामगिरी लिखी। ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक घोषणा पत्र थी। इसमें उन्होंने जातिगत उत्पीड़न की तुलना अमेरिकी अश्वेत दास्ता से की और साबित किया कि भारत के शूद्र अतिशूद्र भी उसी प्रकार की गुलामी झेल रहे हैं। जिस दिन अंधविश्वास की जंजीरें टूटेंगी, उसी दिन असली स्वतंत्रता का सूरज उगेगा। जनता का विश्वास और बढ़ता आंदोलन। धीरे धीरे फुले सिर्फ एक शिक्षक या समाज सुधारक नहीं बल्कि जननायक बन गए। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित सब उन्हें अपनी आवाज मानने लगे। उनकी बैठकों में नारे गूंजते, शिक्षा हमारा अधिकार है, जाति का अंत करो, सबको पानी, सबको सम्मान। अंत की ओर झलक। इस दौर में फुले की लड़ाई और तेज हो गई। ब्राह्मणवादी ताकतें और पाखंडी पुरोहित उन्हें धर्मद्रोही कहते, मगर फुले ने जवाब दिया, अगर धर्म इंसान को नीचा दिखाता है तो ऐसा धर्म बदलना ही असली भक्ति है। ज्योतिबा फुले की ये लड़ाई सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने जो बीज बोया वो आज भी हमारे समाज के हर कोने में बराबरी और न्याय के पौधों की तरह पनप रहा है। उनकी कलम, उनका संघर्ष और उनका साहस आज भी हमें याद दिलाता है कि असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। अध्याय 7। सत्यशोधक समाज की स्थापना और उसका प्रभाव। साल 1873। भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। ऊंच नीच, छुआछूत, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड ने समाज को जकड़ रखा था। और ऐसे समय में एक व्यक्ति ने साहस दिखाया। उसने न सिर्फ इस व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि एक ऐसे संगठन की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण बन गया। यही था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का जन्म 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का अंत, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जन जागरण, महिलाओं और दलितों को शिक्षा देना, किसान और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। ज्योतिबा का मानना था कि सच्चा धर्म वही है जो सबको बराबरी दे। उन्होंने साफ कहा, ईश्वर एक है और वह जाति, धर्म या ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो इंसानों की बनाई हुई बीमारी है। संगठन की विचारधारा। सत्यशोधक समाज ने कहा, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। शादी ब्याह बिना ब्राह्मण पुरोहित के हो सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अंधानुकरण नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान को अपनाओ। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे लड़की हो या लड़का। यह विचार उस समय क्रांतिकारी थे क्योंकि समाज में जातिगत श्रेष्ठता और ब्राह्मणवाद बहुत गहरे तक फैला हुआ था। पहला सार्वजनिक विवाह। सत्यशोधक समाज ने 1873 में ही एक जोड़े का विवाह बिना किसी ब्राह्मण पुजारी के कराया। ये विवाह सत्यशोधक पद्धति से हुए, जिसमें जाति का भेद नहीं था, ना कोई ऊंचे नीचे का सवाल, ना कोई दहेज। उस वक्त इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। लेकिन ज्योतिबा ने कहा, अगर विवाह प्रेम और समानता पर आधारित है तो उसमें जाति और पुरोहितों की कोई जरूरत नहीं। विरोध और चुनौतियां। ज्योतिबा को इस संगठन के चलते समाज के ऊंची जातियों से गालियां, धमकियां और बहिष्कार झेलना पड़ा। यहां तक कि गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। लोग उनके घर के बाहर कीचड़ फेंकते, गंदगी डालते। लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई, जो खुद इस संगठन की सक्रिय सदस्य थीं, ने घर घर जाकर महिलाओं को जोड़ा। उनका कहना था, जब तक महिलाएं खुद आगे नहीं आएंगी, समाज में बदलाव अधूरा रहेगा। संगठन का फैलाव और असर। सत्यशोधक समाज जल्द ही महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में फैलने लगा। कई किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इसे अपनाया। अपने इस संगठन ने हजारों लोगों को जाति के बंधनों से आज़ादी दिलाई और शिक्षा व समानता का महत्व सिखाया। ज्योतिबा का दूरदर्शी दृष्टिकोण। ज्योतिबा जानते थे कि ये संघर्ष लंबा है, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने जीवन काल तक सीमित नहीं रखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए लेख और पुस्तकें लिखीं, जैसे गुलामगिरी,
जिसमें उन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ों पर चोट की। सत्यशोधक समाज सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक विचार था, समानता का, भाईचारे का, सच्चाई का। ज्योतिबा फुले ने एक बीज बोया जो आज भी हर उस दिल में उगता है जो भेदभाव से मुक्त भारत का सपना देखता है। अध्याय 8 राजनीतिक विचार और ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण। साल 19वीं शताब्दी का मध्य। भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत का शासन देश के हर कोने में फैला हुआ था, लेकिन इस गुलामी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ स्वतंत्रता की नहीं बल्कि समाज की सच्ची मुक्ति का सपना देख रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फुले भी उन्हीं में से एक थे। वे जानते थे कि केवल अंग्रेजों को देश से निकाल देना ही आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी तब होगी जब जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा। ब्रिटिश शासन पर फुले की दृष्टि। ज्योतिबा फुले का ब्रिटिश शासन को लेकर दृष्टिकोण उस समय के कई स्वतंत्रता सेनानियों से अलग था। उनका मानना था कि अंग्रेज शासन ने एक हद तक ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी है और दलित पिछड़े वर्ग को कुछ शिक्षा और अधिकार प्राप्त करने का अवसर दिया है। फुले कहते थे, यदि हम अंग्रेजों के साथ समझौता करके शिक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में काम करें तो हम अपने समाज को तैयार कर सकते हैं ताकि भविष्य में स्वतंत्रता के साथ साथ हमें समानता भी मिले। शेतकऱ्याचा आसूड और किसान प्रश्न। 1881 में फुले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शेतकऱ्याचा आसूड किसान का कोड़ा लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन की कर नीतियों और जमींदारी प्रथा की कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसानों से अत्यधिक कर वसूलना अन्यायपूर्ण है। उनके विचार में अंग्रेजी हुकूमत को किसानों पर कर का बोझ कम करना चाहिए और शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक दृष्टि। फुले का सपना सिर्फ सामाजिक बराबरी तक सीमित नहीं था, वे राजनीतिक सुधारों के भी समर्थक थे। वे चाहते थे कि शासन व्यवस्था में हर वर्ग की भागीदारी हो। उन्होंने मांग की कि पंचायत और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों और किसानों को भी प्रतिनिधित्व मिले। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार। फुले की राजनीतिक सोच का केंद्र बिंदु था ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का अंत। वे मानते थे कि जब तक सत्ता और शिक्षा का नियंत्रण कुछ गिने चुने उच्च वर्गों के हाथ में रहेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उनके भाषणों में अक्सर ये वाक्य सुनाई देता था, राजा बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक शासन की नीति सबके लिए समान ना हो। ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध। फुले ने ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की और सराहना भी। वे उनके द्वारा शिक्षा के अवसर दिए जाने की तारीफ करते थे, लेकिन किसानों और मजदूरों पर अधिक कर लगाए जाने की निंदा भी करते थे। 1888 में पुणे नगरपालिका ने उन्हें सम्मानित किया और उनके समाज सुधार कार्यों की सराहना की। फुले की चेतावनी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में फुले ने चेतावनी दी, अगर अंग्रेज चले गए और सत्ता फिर से ऊंची जातियों के हाथ में आ गई तो पिछड़ा और दलित वर्ग फिर से गुलाम बन जाएगा। इसलिए वे लगातार आग्रह करते रहे कि शिक्षा, समान अधिकार और सामाजिक सुधार राजनीतिक स्वतंत्रता से भी पहले जरूरी हैं। ज्योतिबा फुले की राजनीति जातिवाद के खिलाफ थी और लोकतंत्र को सबके लिए समान बनाने की दिशा में थी। उन्होंने सत्ता के असली मायने समझाए। सत्ता का मतलब किसी एक वर्ग का शासन नहीं, बल्कि सबका शासन है। यही सोच उन्हें 19वीं शताब्दी के सबसे दूरदर्शी समाज सुधारकों में खड़ा करती है। अध्याय 9 अंतिम वर्ष, मृत्यु और अमर विरासत। साल 1880 का दशक। ज्योतिबा फुले का जीवन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी सोच और उनकी लड़ाई की ज्वाला अब भी प्रज्वलित थी। उम्र बढ़ने और स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद वे लगातार दलितों, महिलाओं और किसानों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे थे। उनका हर दिन समाज सुधार के नए मिशन से भरा होता था। बीमारियों से जूझते हुए संघर्ष। फुले को जीवन के अंतिम वर्षों में सांस की बीमारी और थकान सताने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। उनके घर पर लगातार लोग आते, कोई सलाह लेने, कोई समस्या बताने, तो कोई आभार व्यक्त करने। सावित्रीबाई हमेशा उनकी देखभाल करती और साथ ही उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने में उनका हाथ बटाती। समाज सुधार के अंतिम प्रयास। इन वर्षों में उन्होंने कई व्याख्यान दिए, जिनमें वे बताते, सच्चा धर्म वही है जो सबको बराबरी का हक दे, चाहे वो किसी जाति, लिंग या वर्ग का हो। उन्होंने किसानों के लिए कृषक पत्रिका के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों।
वे अब भी सरकार और समाज के सामने खुलकर बोलते, भले ही शरीर थक गया था, लेकिन आत्मा अब भी जवान थी। अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति 1890 के आसपास उन्होंने एक बड़े किसान सम्मेलन में भाग लिया। वहां उन्होंने आखिरी बार जनता को संबोधित करते हुए कहा, यदि हम सब मिलकर अपने हक के लिए खड़े होंगे तो कोई हमें दबा नहीं सकता। ये भाषण सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हो रहा था कि ये उनके प्रिय नेता का अंतिम संदेश हो सकता है। 10 नवंबर 1890 विदाई का दिन। 10 नवंबर 1890 को पुणे में अपने ही घर में 63 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले ने अंतिम सांस ली। उस दिन न सिर्फ पुणे बल्कि पूरे महाराष्ट्र और भारत के सुधारवादी आंदोलन में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में हर जाति, हर वर्ग के लोग शामिल हुए। वो दृश्य भारत के लिए अभूतपूर्व था। मरणोपरांत प्रभाव। फुले के निधन के बाद सावित्रीबाई ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज चलता रहा और उनके विचार लोगों के दिलों में गहरे बैठ गए। उनके विचारों से प्रेरित होकर कई क्रांतिकारी और समाज सुधारक उभरे, जिन्होंने भारत में समानता और शिक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। आज की दुनिया में फुले। आज जब हम शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक समानता की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ज्योतिबा फुले ने ये लड़ाई उस समय शुरू की थी जब समाज इन शब्दों को सुनना भी नहीं चाहता था। उनका जीवन हमें सिखाता है, अज्ञानता सबसे बड़ी जंजीर है, शिक्षा सबसे बड़ी कुंजी है और समानता सबसे बड़ा धर्म है। ज्योतिबा फुले अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दी हुई रोशनी आज भी समाज के अंधेरे कोनों को उजाला देती है। वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक युग थे, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अध्याय 10। ज्योतिबा फुले के विचारों की आज की प्रासंगिकता। समय बदलता है, पर सच्चे विचार अमर रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फुले के विचार, उनकी सोच, उनका संघर्ष आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने 19वीं शताब्दी में थे। इस अंतिम अध्याय में हम उनके उन विचारों पर चर्चा करेंगे जो आज के भारत को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। फुले का मानना था कि समाज में परिवर्तन का पहला और सबसे मजबूत आधार शिक्षा है। उन्होंने कहा था, यदि आप किसी को शिक्षा से वंचित रखते हैं तो आप उसे हमेशा गुलाम बनाए रखेंगे। आज भी भारत में अशिक्षा, शिक्षा में असमानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी एक बड़ी चुनौती है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। बेटियों की शिक्षा के रास्ते में सामाजिक और आर्थिक रुकावटें मौजूद हैं। फुले का विचार हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता का साधन है। जातिवाद का उन्मूलन। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था को भारत की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु माना। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और ऊंच नीच की सोच का खुलकर विरोध किया। आज भी जातीय भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गांवों में आज भी छुआछूत के मामले होते हैं। सामाजिक और आर्थिक संसाधनों में जातिगत असमानता बनी हुई है। फुले का ये संदेश, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होनी चाहिए, आज भी सामाजिक एकता की रीढ़ है। महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले की जोड़ी ने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए जो काम किया, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज भी महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन महिला हिंसा, दहेज और लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ। कार्यस्थलों और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। फुले का दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि समाज की प्रगति का सही पैमाना महिलाओं की स्थिति से मापा जाना चाहिए। किसानों और मजदूरों के अधिकार। फुले किसानों को समाज की रीढ़ मानते थे। उन्होंने किसान का कोड़ा जैसी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने किसानों के शोषण का खुलासा किया। आज भी किसान कर्ज में डूबे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित बाजार व्यवस्था एक चुनौती है। उनकी सोच, जब तक किसान सुखी नहीं तब तक देश सुखी नहीं, आज भी कृषि नीति में मार्गदर्शक होनी चाहिए। सत्यशोधक दृष्टिकोण। अंधविश्वास से मुक्ति। फुले ने सत्यशोधक समाज बनाकर अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड का विरोध किया। आज भी सोशल मीडिया के जमाने में फेक न्यूज और अंधविश्वास लोगों के मन पर असर डालते हैं।
फुले हमें सिखाते हैं तथ्यों को परखना, सवाल पूछना और सच को अपनाना ही समाज को मजबूत बनाता है। आधुनिक भारत में फुले की जरूरत, जातिवाद, लिंगभेद, अशिक्षा और आर्थिक असमानता, ये चारों आज भी मौजूद हैं। फुले का जीवन हमें सिखाता है कि बदलाव तभी आता है जब हम डर और चुप्पी को छोड़कर सही के लिए आवाज उठाते हैं। हर बार जब हम किसी को शिक्षा देते हैं, जातिवाद के खिलाफ खड़े होते हैं, महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने में मदद करते हैं, हम फुले के सपनों को जी रहे होते हैं। जो समाज अपने सुधारकों को याद रखता है वो कभी अंधकार में नहीं डूबता। महात्मा फुले ने हमें रोशनी दी, अब ये हम पर है कि हम उस रोशनी को और आगे फैलाएं। फुले लेबा। प्रिय श्रोताओं, आपने सुनी महात्मा ज्योतिबा राव फुले की संपूर्ण जीवन गाथा। एक ऐसा जीवन जो कठिनाइयों से भरा था, पर जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और शिक्षा ही वो चाबी है जो समानता और स्वतंत्रता के दरवाजे खोलती है। आज जब हम उनकी कहानियों को दोहराते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उनके विचार केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। क्योंकि फुले का सपना, एक शिक्षित, समान और न्यायपूर्ण समाज, तभी पूरा होगा जब हम भी उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आप सुन रहे थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले, शिक्षा, समानता और न्याय के महान योद्धा की कहानी, सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। कमेंट कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें ये भरोसा मिलता है कि घंटों की मेहनत बेकार नहीं गई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम आशा करते हैं कि ये यात्रा आपके दिल को छू गई होगी और आपको सोचने पर मजबूर कर गई होगी। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और पन्ने के साथ। तब तक के लिए ज्ञान बांटिए, भेदभाव मिटाइए और इंसानियत का दीप जलाइए। सत्य शोधक जय, फुले जय।